अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी वीडियो बनाने की ज़रूरत की है ISO 45001 और कैसे ISO स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन द PDCA साइकिल। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस। ISO 45001 के बारे में, तो अगर 45001 को मैं गूगल पर सर्च करूं तो एक इमेज आता है मेरे पास जो कि कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, एक ऐसा इमेज आता है मेरे सामने जिसपे मैं देखता हूँ कि कुछ क्लॉजेज हैं और इसको प्लान, डू, चेक और एक्ट में तरतीब दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि ये क्लॉजेज क्या हैं और प्लान, डू, चेक, एक्ट क्या है और एक मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो जो हमने भी गूगल पे ISO की एक पिक्चर देखी थी जिसमें ISO के क्लॉजेज थे, उसकी तरफ हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि बिजनेस के डिफरेंट बिजनेस क्या है? बिजनेस ये है कि आपके डिफरेंट एलिमेंट्स इकट्ठे इंटरेक्ट करते हैं और आप इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज अ बिजनेस। ठीक है, तो अभी उस बिजनेस को मैनेज करने के कई पहलू होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ही बिजनेस के अंदर आपने इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी मैनेज करने हैं, उसके हेल्थ एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स भी मैनेज करने हैं, उसके क्वालिटी के एस्पेक्ट्स भी मैनेज करने हैं, उसके बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स मैनेज करने हैं, फूड सेफ्टी के एस्पेक्ट्स मैनेज करने हैं और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के भी एस्पेक्ट्स आपने मैनेज करने हैं। तो हमें ISO 24000 प्लस इस तरह के स्टैंडर्ड्स हैं ISO के, जो कि डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट से डील करने के लिए एक स्टैंडर्ड बेसिस देता है कि हमने मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे ऑपरेट करना है। क्योंकि हमारी फील्ड जो कि HSE है, उससे कंसर्निंग मेनली हमारी ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं, तो हम इन 3 स्टैंडर्ड्स पे बात करेंगे। ठीक है, और इन 3 में से भी हम कंसिडर करेंगे ISO 45001 जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा, तो अब हम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो PDCA साइकिल है उसकी जो इंटीग्रेशन है ISO के हिसाब से, जो ISO का स्टैंडर्ड है 45001, हम उसमें उसकी इंटीग्रेशन देखेंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि प्लान, डू, चेक और एक्ट, ये साइकिल है हमारे पास जो कि हम फॉलो करते हैं एक मैनेजमेंट सिस्टम को जब हम इंश्योर करना चाहते हैं कि वो कंटिन्यूअली इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम ISO के स्टैंडर्ड को देखें, इसके प्लान फेज को देखें, तो इसके प्लान में 3 क्लॉजेज हैं। ठीक है, फिर इसके डू में 2 क्लॉजेज हैं, चेक का 1 और एक्ट का 1 क्लॉज है। अब हम इसको अगर देखें इस हिसाब से, तो प्लान का क्लॉज हमारे पास आता है 6, प्लानिंग। ठीक है, जो क्लॉज आपके पास 4th क्लॉज है, उसमें से आपको 4th क्लॉज इज ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये स्टैंडर्ड्स तो जनरलाइज्ड हैं, तो जब भी आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट देखना है कि क्या चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई हो रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू मिनिमाइज द रिस्क, ठीक है, और प्रिवेंट इल हेल्थ और इंजरी। तो उसके लिए हम सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज देख लेते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, और उसके साथ हम देख लेते हैं कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ठीक है, ये हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज जो उसे अफेक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट होंगे, और नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन जो उसकी इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी उसकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होंगी। ठीक है, यहां से हम सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं प्लानिंग फेज के अंदर। ठीक है, और फिर हम उसको आप प्लानिंग में कह सकते हैं कि अगर हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो हम देखते हैं कि प्लानिंग के अंदर हम रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, इन द सेंस कि हम रिस्क और अपॉर्चुनिटीज और हैजर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, जब हम रिस्क और अपॉर्चुनिटीज और हैजर्ड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं क्लॉज 7 पर जो है सपोर्ट। ठीक है, और क्लॉज 8 है ऑपरेशन। तो आपने जब
प्लानिंग में वो रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, तो आपने ऑपरेशन में सपोर्ट लेकर, किन चीज़ों की सपोर्ट लेकर, जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो आपको कॉम्पिटेंस चाहिए, जो आपने स्टाफ को अवेयरनेस देनी है, या आपने जो कम्युनिकेशन करनी है, उस सब की सपोर्ट देके आप वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि आप यूर इन द डू पार्ट ऑफ द साइकिल। ठीक है, तो ये आपका क्लॉज नंबर 7 and 8 इज अ पार्ट ऑफ द डू पार्ट ऑफ द साइकिल। ठीक है, उसके बाद जब आप सारा कुछ कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपने अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, तो उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं चेक फेज में, जो कि लास्ट पे जाके आप अपनी इस इवैल्यूएशन के ऊपर एक्ट करते हैं और इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। नंबर 10, इंप्रूवमेंट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सारे आईएसओ के क्लॉजेस ये प्लानिंग, डूइंग, चेकिंग और एक्टिंग की जो आपकी जो पीडीसीए साइकिल है उस पर किस तरह से बेस करते हैं। लेकिन अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम मिस आउट कर रहे हैं, वो है, आपने देखा होगा क्लॉज नंबर 5 हमारे पास मिसिंग है, क्योंकि 4 से हम ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और 6 में हम वो इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं प्लान करने में कि हमारे रिस्क क्या है, हमने रिस्क के कंट्रोल मेजर्स क्या बनाए हैं और क्या हमने इवेल्युएट किया रिस्क और उसके बाद कंट्रोल मेजर्स क्या लिए, और उसके बाद उस प्लानिंग को हम अपने ऑपरेशन में शामिल करते हैं, अपने प्रोसीजर के अंदर उन रिस्क के कंट्रोल्स को शामिल करते हैं अपने अपने ऑपरेशंस के अंदर, अपने प्रोसीजर्स के अंदर। और जब हम वो कर लेते हैं उसके बाद हम मॉनिटर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के, हम लैग कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, हम इम्प्रूव कहाँ पे कर सकते हैं, और उसकी बेस पे हम इम्प्रूवमेंट पे जाते हैं, जिधर आपकी जो आप चीज़ें लैक कर रहे होते हो वो नॉन कन्फॉर्मिटीज होती हैं कि आप कंफर्म नहीं कर रहे किसी रिक्वायरमेंट से, किस रिक्वायरमेंट से जो आपने प्लानिंग स्टेज में सेट की थी, या फिर आप अगर किसी रिक्वायरमेंट से कंफर्म कर भी रहे हो तो आपने उस पर इम्प्रूव करना है, तो वो आप इस पार्ट में करते हो। लेकिन आप नोट करेंगे ना क्लॉज नंबर 5 यहाँ पर मिसिंग है। क्लॉज नंबर 5 जैसे कि आप देख सकते हैं, लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, ठीक है, जिसमें आपकी पॉलिसी आ जाती है, आपके ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, और आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जो कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स है वो आ जाती है। अब बात यह है कि जो क्लॉज नंबर 5 है ना, वो आपके मैनेजमेंट सिस्टम के कोर पे है। लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। अब इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि आप जो मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो अपने रिस्क मिनिमाइज करने के लिए कर रहे हैं, और आप इसलिए कर रहे हैं कि आपका एक हेल्दी कल्चर बने। ठीक है, तो आपका एक हेल्दी कल्चर बनाने में ये 5th क्लॉज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हर क्लॉज से कनेक्टेड है। सही, अगर आप प्लानिंग देखें तो प्लानिंग में आपने वर्कर्स से इनपुट लेनी है, अगर आप सपोर्ट देखें तो आपने वर्कर्स की कॉम्पिटेंस चेक करनी है, देखना है कि वर्कर्स कितने अवेयर हैं, अगर आप प्रोसीजर्स देखें तो आपने वर्कर्स से इनपुट लेना है उस प्रोसीजर पे कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं कि नहीं है, और उसके बाद जब आपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है तो फिर आपने वर्कर्स से उन कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस पे, या फिर कोई ऐसा रिस्क जो वो परसीव कर रहे हैं और हमें नहीं पता, और मतलब एज मैनेजमेंट आपने कंसीडर नहीं किया, और वर्कर जो कि शॉप फ्लोर पे वो उस रिस्क के साथ डील कर रहा है, वो आपको रिपोर्ट करता है, आपने उसको इतना अवेयर किया हुआ है, तो उस तरह ये इस क्लॉज के साथ डील कर रहे हैं। और एंड पे आप जब इम्प्रूवमेंट के लिए अपने इम्प्रूवमेंट के लिए जो एक्शंस सजेस्ट करते हैं, बी इट करेक्टिव एक्शंस, तो उन एक्शंस को आपने जब इम्प्लीमेंट किया तो उनकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए अगेन यू हैव टू कंसल्ट द वर्कर्स। और फिर एंड में आपके ये देखें कि इंटरनल इश्यूज में भी वर्कर्स आ जाते हैं और इंटरेस्टेड पार्टीज में से भी एक वर्कर्स है। तो ये वैसे तो एक इसको हम ओवर सिंप्लीफाई करना कहेंगे अगर हम इतनी सी देर में एक मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन दैट्स द ब्रीफ आइडिया कि एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और इन क्लॉजेस को पीडीसी साइकिल में कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। शुक्रिया।